हेलो गाइस, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि आप पीपीटी हिंदी में बनाइए। तो दोस्तों, मैंने पहला प्रयोग किया है, पीपीटी को हिंदी में बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। तो इसमें हम देखेंगे कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति कैसे आई और हरित क्रांति के जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहे, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हरित क्रांति का मतलब है कि 1950-60s के आसपास एग्रीकल्चर में आने वाला एक रेवोल्यूशन या कृषि के क्षेत्र में आने वाली एक क्रांति। अब ये क्रांति आई कैसे? जी हाँ, 50-60 के आसपास कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुए और उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फलस्वरूप एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में बहुत सारे चेंज आए, कृषि करने के तौर तरीकों में बहुत सारे परिवर्तन आए। अब वो टेक्निकल चेंजेस जो आए उन्होंने एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और यही जो सीक्वेंशियल चेंजेस आए, मतलब एक के बाद जो परिवर्तन आए, उन्हीं परिवर्तनों की श्रृंखला को हरित क्रांति नाम दिया गया है। अब ये परिवर्तन और टेक्निक्स कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले जब एग्रीकल्चर होती थी 50-60s के आसपास, तो ओल्ड टेक्निक्स का यूज करके होती थी। बड़े बड़े खेतों में हल बैल से खेती करी जाती थी, फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं यूज किए जाते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो हल बैल की जगह ट्रैक्टर आ गए और पुराने जो मैन्योर्स होते थे उसकी जगह नए नए फर्टिलाइजर्स आने लगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आ गए, जिनसे कीटनाशक आने से कीटों को जो है वो भगाने में खेतों से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। तो इस तरह से ये सब जो नई टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई धीरे धीरे, इन्हीं को ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। इन्होंने बहुत काम किया एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसके कारण से इनको संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया वो काम किया डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया। होता क्या था कि एक्चुअली जब आप इंडिया की बात करेंगे तो 1950-60s के आसपास पहली चीज तो ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता था, तो पुराने कृषि के तरीकों के इस्तेमाल से ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था। दूसरी चीज, बहुत सारे अकाल वगैरह 50-60s 50-60 के आसपास आए, जिससे उत्पादन बहुत कम हो गया था। लोगों में भूखमरी जिसे कह सकते हैं, हंगर और पॉवर्टी बहुत मास लेवल पर थी। इसलिए इस रेवोल्यूशन का आना एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिससे इंडिया भी धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो पाया। अब आइए इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो मित्रों, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो जो रिफॉर्मेशंस या सुधार आए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन कौन से सुधार आए? सबसे पहली चीज तो एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स का इस्तेमाल होने लगा, मतलब उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों का उपयोग होने लगा। उच्च उत्पादक क्षमता कहने का मतलब यह है कि पहले जैसे आप 10 kg सीड का इस्तेमाल करते किसी खेत में बोने के लिए, तो आपको खाली 50 क्विंटल्स ही मिलता। एक एस्टिमेट में बता रहा हूं। अभी आप 10 kg जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं उनका यूज करेंगे तो आपको लगभग इससे 70 या 80 क्विंटल्स मिल सकता है। तो आप सोचिए कि आपको 70 या 80 क्विंटल्स जो मिल रहा है, ये जस्ट इसका कितना 50% या उससे ज्यादा हो जा रहा है इसका प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने बहुत ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाया। उसके साथ साथ फिर आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा, मतलब कि जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हैं, मशीन्स हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, हैरो, अनाज काटने की बहुत सारी मशीनें, इनका इस्तेमाल होने लगा।
इसने क्या किया कि खेती करने में जो बहुत टाइम लगता था, जैसे एक खेत को जोतने में हल बैल से आप जोतेंगे 4 दिन लग सकता है, ट्रैक्टर उसी को 2 घंटे में जोत सकता है। तो इस तरह से इन मशीनों के इस्तेमाल होने से थोड़ा सा इजी भी हुआ एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ थोड़ा तेजी भी आई। फिर सिंचाई की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल हुआ। आपको पता है इंडिया मानसूनल कंट्री है, ज्यादातर लोग पहले एग्रीकल्चर के लिए मानसून पर डिपेंड करते थे कि भैया मानसून आएगा, बरसेगा, फिर हम खेत में बीज डालेंगे, फिर उसके बाद बीज उगेगी, फिर उसको पानी चाहिए, पानी नहीं आया तो एक बार बीज डाल करके खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंचाई की व्यवस्थाओं के आ जाने से एग्रीकल्चर में आसानी हो गई। अब व्यवस्था में क्या क्या आया, जैसे पंपिंग सेट का यूज होने लगा, उसके साथ साथ ट्यूबवेल्स का यूज होने लगा। तो पंपिंग सेट, ट्यूबवेल्स ने थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर को नुकसान तो किया है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इसने क्या किया, इंटेंसिफाई कर दिया। तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से कृषि कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। उसके साथ साथ फिर कृत्रिम खादों का उपयोग होने लगा, मतलब फर्टिलाइजर्स। पहले फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता था। 50s के पहले क्या था, इंडिया जो था वहां पर ज्यादातर जो खेती होती थी उसमें मैन्योर, गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता था। बट उसके बाद क्या हुआ, कृत्रिम खादें आ गई है ना, जैसे यूरिया, पोटास, डाई, ऐसे केमिकली कंपोज्ड फर्टिलाइजर्स आ गए। अगर आपने कभी खेती नहीं करी है या आपने नहीं देखा है तो अपने आजा, दादा, चाचा, ताऊ, गांव वाले, मौसा, किसी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर में ये सब यूरिया, डाई, पोटास, इनकी जमीन को नीड होती है, जमीन को नाइट्रोजन जरूर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलिटी बढ़ाता है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिएगा। तो ऐसे कृत्रिम खादों का उपयोग होना शुरू हुआ जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, है ना। तो टिड्डे वगैरह जो फसल खा जाते थे पहले, उसमें कमी आई। तो ये सारे रिफॉर्मेशंस थे, याद रखिएगा, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको मास्टर्स वगैरह के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्मेशंस आए एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। अब इन सब के कारण से प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, एग्रीकल्चर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन काफी बढ़ा, और इसने लाखों लोगों की भूखमरी से रक्षा की। भारत भी धीरे धीरे ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। अब आइए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर्स कौन कौन रहे, या किन्हें इनके फादर की संज्ञा दी गई है, या कौन इनके जनक रहे, किन्होंने इस फील्ड में काम करा। तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया है वो किया है M.K. स्वामीनाथन ने। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं स्वामीनाथन जी, याद रखिएगा। पहले ही मैं बता चुका हूं कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने बहुत काम किया ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में, और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में तो उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, नॉर्मन बोरलॉग को। ये जो टर्म था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये दिया गया विलियम गॉड के द्वारा। इन्होंने इसको टर्म को दे करके फिर परिभाषित किया, मतलब इसकी डेफिनेशन दी, और ये कब दी, 1968 में। और ये निदेशक थे कहाँ के, संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के। तो दिया गया इनके द्वारा, फिर ये आगे बढ़ाया गया प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में M.K. स्वामीनाथन के द्वारा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। मित्रों, भारत की बात करी जाए तो भारत में जो आधिकारिक रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई वो 1966-1967 के आसपास हुई। अब इसको भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया, मतलब ये टर्म पॉपुलराइज किया गया, क्योंकि इसके कारण से जो प्रोडक्शन था, ग्रेन प्रोडक्शन, वो काफी बढ़ा। पहले जो सबसिस्टेंस टाइप का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, मतलब जितना लोगों की जरूरत होती उतना होता था, नहीं तो नहीं भी होता था, उससे उठ करके सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। कई सारी फसलों का हम मतलब भारत के लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो इस तरीके से इसको भारतीय हरित क्रांति कहा जाता है, जो शुरू हुई 1967 में। अब इसके प्रभाव क्या क्या रहे हैं, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई, सेल्फ सफिशियंसी आई, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, कॉमर्शियल फार्मिंग को इससे बढ़ावा मिला है,
और उसके साथ साथ जो परसेप्शन था या दृष्टिकोण था कृषकों का, कि मतलब नहीं खेती से खाली जीवन चल सकता है, ऐसा नहीं है। कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है कि एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वगैरह करके उससे भी बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दृष्टिकोण में परिवर्तन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एग्रीकल्चरल सरप्लस इकोनॉमी टाइप से ऐसे हो गया। फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि गन्ना, मक्का, बाजरा, ऐसी बहुत सारी फसलों के पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में काफी इंप्रूवमेंट देखा गया। तो गन्ना का मतलब गेहूं पे सबसे ज्यादा प्रभाव है, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, है ना, तो मिलेट्स हो गए। तो ये सारे वीट, शुगर केन, मिलेट्स, इन सारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो ये इसका प्रभाव है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के अंदर हरित क्रांति की क्या विशेषताएं रही, मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया या कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट, सबसे पहले हाई यील्डिंग वीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर उसके साथ साथ गहन गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाए गए। मतलब हर जिले में एग्रीकल्चरल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स। उसके साथ साथ सिंचाई इरिगेशन की व्यवस्था, मतलब माइक्रो लेवल तक इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करी गई। शिक्षित किया गया लोगों को कृषि के बारे में कि भाई कृषि से भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसान जो हैं वो देश की ताकत हैं। उसके साथ साथ पौध संरक्षण का काम किया गया, मतलब फसलों को, पेड़ों को, इनको बचाने का काम किया गया, ऐसा ना हो कि उनका विध्वंस हो जाए। अब इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको डिटेल में आप चाहें तो आप किसी वेबसाइट पे या कोई बुक उठा करके ग्रीन रेवोल्यूशन पे या पूरा डॉक्यूमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन का पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ क्रॉप रोटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, क्रॉप रोटेशन का मतलब यह है कि हर जमीन पर अगर आप मतलब अलग अलग तरह की फसलें बोएंगे तो उस जमीन की उत्पादकता बनी रहेगी। अलग फसल को अलग तरीके के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, इसलिए हमेशा एक बार गेहूं बो करके एक बार अगर आप चावल बोएंगे उसके बीच में एक बार दाल डाल देंगे तो क्या होगा, फर्टिलिटी लॉस जो है वो सॉइल का नहीं होगा। तो क्रॉप रोटेशन हमेशा होते रहना चाहिए। तो फसल चक्र किया गया। फिर बहुत सारे सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम या लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए गए। जो सेमी एरिड या डेजर्टेड लैंड्स थे उनको नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई। तो उसमें जिप्सम और लाइम, इन सारी चीजों को जोड़ करके भूमि को सुधार करने की कोशिश की गई। तो भू संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए। फिर किसानों को बैंकों की सुविधाएं दी गई इसमें। तो बैंकों की सुविधाएं बहुत जरूरी हैं भाई। कई बार किसान के पास पैसा नहीं होता है तो लोन वगैरह मिल जाता है, तो अपने खेत को वो क्या करते हैं, जोत बो सकते हैं। तो ये उनको हेल्प करता है। बाद में उस पैसों को वो वापस करते हैं उन पैसों को, लेकिन उस पर इंटरेस्ट या तो नहीं लगता है या बहुत ही कम लगता है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं किसानों को दी गई। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस आए और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए। मैंने बताया पहले ही, जैसे जब ये फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करने की नसीहत दी गई तो उनका प्रयोग होने लगा, और बीज का प्रयोग होने लगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। उसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। आप देख सकते हैं 1951 में जो टोटल इरिगेटेड एरिया था वो था 210 लाख हेक्टेयर, और 2009-10 में वही बढ़ करके 673 लाख हेक्टेयर हो गया। तो कितना कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर पौध संरक्षण कार्यक्रम ये बहुत ही सफल रहा। कई जगहों पर पेड़ वगैरह लगा लगा करके इसको प्रमोट करने की कोशिश करी गई। मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है, मतलब कई बार पशुओं को लोन पर दिया गया कि आप कृषि के साथ पशुपालन भी करिए। तो पौध संरक्षण, कृषि के साथ पशुपालन, बहुफसली कार्यक्रम, ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स हुई। और उसके साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट भी हुए जिसको अभी हम आगे देखेंगे।
तो टेक्निकल रिफॉर्मेशंस में आधुनिक यंत्रों का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या क्या आए थोड़ा सा नजर डालते हैं। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में क्या है कि कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना करी गई, मतलब एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर्स की स्थापना की गई, नॉट सेक्टर्स की। तो जो ये एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर्स थे, उनमें आप देख सकते हैं कि टोटल अभी तक देश में 1314 एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर स्टैब्लिश किए जा चुके हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की सुविधाएं किसानों को देते हैं, सलाह किसानों को देते हैं। तो इन सारी चीजों को, सलाह और सुविधाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, तो इनसे उनको बहुत हेल्प मिली है। और विभिन्न निगमों की स्थापना हुई है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हुई है। जैसे 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है ना, सीड इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। 1963 में सहकारी विकास निगम की स्थापना हुई, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई। और इनका सबका टारगेट क्या है? कृषि उपज के बारे में जानकारी लेना, मतलब उनका विपणन करना, उसको एनालिसिस करना, उसका प्रसंस्करण करना, हिंदी बहुत टफ है, और उसके साथ उसका भंडारण करना। मतलब कि कृषि प्रॉपर किसी रीजन में हो रही है कि नहीं, इसकी जानकारी लेना। जो बीज वगैरह हैं वो सीड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद कैसा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर किसानों से उस ग्रेन को खरीद करके जो उत्पादन हुआ उसका स्टोरेज करना, ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मृदा परीक्षण, सॉइल की क्वालिटी को भी जांचना, ये इसका पार्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है। और इसका ये फायदा होता है कि जो डेजर्टिफिकेशन है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करने से बढ़ रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन बहुत बड़ा थ्रेट है अभी। तो इसी ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है भूमि संरक्षण कार्यक्रम या लैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भूमि संरक्षण कार्यक्रम में है कि लैंड को एग्रीकल्चर के योग्य बनाया जाए। ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ भूमियों को समतल किया जाए, बराबर किया जाए, जिससे एग्रीकल्चर हो सके। या अगर सेमी एरिड है, मरुस्थलीय टाइप की भूमि है, तो उसकी क्वालिटी को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उसमें जिप्सम वगैरह डाल करके, जिससे कि उसमें खेती करी जा सके। तो यह कार्यक्रम बहुत बड़े रूप से चला है, व्यापक रूप से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, इन सारे स्टेट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या कृषि शिक्षा और अनुसंधान है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर पार्ट है कि कितने अच्छे तरीके इजाद किए जा सकते हैं जिससे अच्छी से अच्छी खेती हो सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज खोली गई इंडिया में कि वो ये रिसर्च करें कि कौन सी जमीन किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छी है, या कौन सी वैरायटी सीड्स का यूज किया जाए जिससे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, काम कर रहे हैं। आइए कुछ देखते हैं। तो सरकार की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, इसके अंतर्गत पंतनगर में पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया है। तो पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय है, और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में उस शिक्षा के लिए इस समय 4 कृषि विश्वविद्यालय, 4 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, 39 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रन कर रही हैं। और इम्फाल में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इम्फाल, मणिपुर। अभी देश में 527 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर साइंस सेंटर्स हैं जो कि वहां पर एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई होती है। बीएससी एजी आपने सुना होगा, एक कोर्स भी है ना, कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे इम्प्रूव, मतलब एग्रीकल्चर के डिस्कोर्स की स्टडी करता है बीएससी एजी, और उसके आगे एमएससी एजी, जो भी सारी चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उसके साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसके अंतर्गत
53 सेंटर्स, 32 नेशनल रिसर्च सेंटर्स, 12 परियोजना निदासाल, निदासाल की इंग्लिश मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 64 अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजनाएं, मतलब बहुत सारी परियोजनाएं काम कर रही हैं। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रयास किए गए ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो यहाँ पर इनलिस्टेड हैं। मैंने आपको बताया, इनमें से पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब मित्रों आप पूछेंगे कि अच्छा ये सारी चीजें तो हुई, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए, रिसर्चेस हुई, पर इनसे प्रोडक्शन में भी क्या कुछ चेंज आया? जी हाँ, तो वही चीज यहाँ पर है कि उत्पादन में क्या सुधार आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1951-52 के आसपास खाद्यान्न जो थे, जो खाद्यान्न मतलब खाने वाली जो फसलें थी, अनाज थे जो है वो, तो उस उनका प्रोडक्शन लगभग 5.09 करोड़ टन था, मतलब 5 करोड़ टन था। तो जो ये इतना था, वो बढ़ करके 2010 के आसपास 23 करोड़ टन हो गया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये बढ़ा है। इसी प्रकार से प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। 51 के आसपास, 1950-51 के आसपास जो खाद्यान्न थे, इनका प्रोडक्शन 522 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, और 2009 में यही बढ़ करके 1893 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। तो आप सोचिए, ये जो खाद्यान्न थे, जो खाने वाले अनाज थे, उनका प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो गया। तो उत्पादन और उत्पादकता में रियली इससे वृद्धि हुई है, हम सरप्लस प्रोडक्शन वाले देश बन गए हैं। उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आए? स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब यह है कि जो हम पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग, खाली गेहूं चावल इन्हीं की खेती करते थे कि भाई जीने भर के लिए उत्पादन कर लो, फिर इसमें परिवर्तन आया, कमर्शियल फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस हुई। तो कमर्शियल फार्मिंग में जैसे आपका पटसन हो गया, कॉटन, आई थिंक कॉटन ही कहते हैं, ओके, तो कॉटन, सुगर केन, आलू, मूंगफली मतलब ग्राउंड नट, और इन सारे के प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई, मतलब इनका भी मास स्केल पर उत्पादन होने लगा। जैसे गुजरात वगैरह में ये बहुत ज्यादा मूंगफली वगैरह होती है, सूरजमुखी होता है आपका, यहाँ पर राजस्थान वगैरह में आप देखेंगे केसर का प्रोडक्शन होने लगा, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, कॉफी प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, इन सब पर भी जोर दिया गया। उसके साथ साथ मतलब हॉर्टिकल्चर पे भी जोर दिया गया, फसलों के साथ साथ फलों, सब्जियों, फूलों, इन सारी चीजों की खेती को भी बढ़ावा दिया गया। तो कुल मिलाकर के कि सारा चीज जो है वो उसका उत्पादन, ओवरऑल चीजों का उत्पादन हो, ऐसा नहीं कि एक दो फसल में ही उत्पादन हम लेकर के जो है वो बैठ जाए। वैसे सबसे ज्यादा जो इस फसल पर प्रभाव पड़ा है इसके आने से वो है गेहूं। इनके साथ साथ ही कृषि बचतों में भी वृद्धि होने लगी, मतलब जो भी किसान थे वो जितना इनपुट डालते थे पहले उनको उतना आउटपुट नहीं मिलता था, तो मतलब उनकी बचत नहीं होती थी, जितना पैसा लगाते थे उतना पाते नहीं थे, लेकिन बाद में उनको पैसा भी मिलने लगा। तो बहुत सारे किसान क्या हुए, धीरे धीरे समृद्ध होना भी शुरू हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से, खासकर हरियाणा पंजाब के। तो भाई जब एक बार वो समृद्ध होना शुरू हुए तो पैसे की लत लग गई, बोले नहीं भाई खेती करके भी अब जो है वो हम पैसा कमा सकते हैं। तो उसने क्या किया, और ज्यादा उन लोगों को खींचा, तो इसलिए वो लोग और ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह मन लगा करके करने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती आई। भाई सबके संबंधों में, जब आप किसी देश को उसकी जरूरत के समय खाने को देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो देश भी आपकी जरूरत के समय आपको कुछ ना कुछ जो है वो एक्सपोर्ट करेगा या आपको कुछ ना कुछ जो है पहुंचाएगा। तो इससे बहुत सारे देशों के साथ संबंध सुधरे, किसानों के आपस में संबंध सुधरे, राज्यों के बीच में आपस में संबंधों में मजबूती आई। तो वही बताने का पॉइंट है कि अग्रगामी और प्रतिगामी संबंधों में सुधार देखे गए। भाई सारी चीजें हुई, एग्रीकल्चर में रिफॉर्मेशन आए,
प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं हर सिस्टम में रह जाती हैं, इसमें भी रही या उत्पन्न हुई। तो कौन कौन सी समस्याएं रहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण या अभी भी हैं, आइए उनको देखते हैं। अब इसमें समस्या क्या रही? सबसे पहली चीज तो इसका प्रभाव कुछ फसलों पर तो बहुत ज्यादा हो गया, जैसे गेहूं हो गया आपका, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। मतलब बेसिकली ये जो वीट और मिलेट है, इन पर इनका ज्यादा असर रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का, बाकी फसलों पर उतना ज्यादा असर नहीं हो पाया। तो ये इसकी एक शॉर्टकमिंग है। इसके साथ साथ जो पूंजीवादी कृषि है ना, कैपिटल फार्मिंग, इसको बढ़ावा मिला। मतलब जो बड़े किसान थे उन्होंने तो अपना ट्रैक्टर था, फार, हैरो सब खरीद लिया, हल को रिप्लेस कर दिया। बड़े फार्म थे, अच्छी खेती करी, अच्छा उत्पादन उनको मिला और उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली एग्रीकल्चर से ही, काफी मतलब पैसा कमा लिया कृषि से ही। लेकिन जो छोटे फार्मर थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, उनके लिए अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो ट्रैक्टर वगैरह ये सारी चीजें खरीद सके। और अगर खरीद भी वो लेते हैं तो उससे उनको नुकसान होगा। जब इनपुट ज्यादा हो जाएगी, आउटपुट कम होगा तो नुकसान ही होगा। तो इससे पूंजीवादी कृषि को जो है वो मतलब कैपिटलिस्ट को बढ़ावा मिला है। अब अगला पॉइंट ये है, संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं। अब इसमें देखिए, इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सारे, रिसर्च सेंटर बहुत सारे खोले गए, लेकिन उनमें वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के अभी बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। तो इसको इंस्टीट्यूशनल चेंजेस अभी भी मतलब मांग रहे हैं, इनको जरूरत है। अब एक अगला पॉइंट है, आय में बढ़ती असमानता। बड़े किसानों की ज्यादा आय होने लगी, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी आय पर कोई बहुत खासा फर्क नहीं पड़ा है। जैसे वो पहले उत्पादन करते थे, थोड़ा सा उससे ज्यादा करने लगे हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि उनकी स्थिति पूरी तरीके से सुधर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आवश्यक सुविधाओं का अभाव, मतलब बहुत सारी ऐसी आवश्यक सुविधाएं थी जो जरूरी थी इसमें, लेकिन सब लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अब जो मैं इस स्लाइड में दिखाने और बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, यूपीएससी में खासकर। उसके साथ साथ नेट जेआरएफ और स्टेट पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं और आते रहेंगे। तो जो नई एग्रीकल्चरल पॉलिसी है इंडिया की, जो 2000 में बनी थी, इसमें क्या है कि सन 2020 तक कृषि के क्षेत्र में 4% का टारगेट रखा गया है, कि मतलब इतना ग्रोथ, 4% की ग्रोथ होनी चाहिए 2020 तक। अब इसमें क्या था कि जैसे पहले जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनी, उसने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ विशेष फसलों पर, जैसे मैंने बताया गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सब पर जोर दिया। लेकिन इसने कहा कि भाई हमें ग्रीन नहीं, अब हमें एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, कि खाली जो रेवोल्यूशन है, जो प्रोडक्शन है, जो हम ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, ये कुछ फसलों तक ना रहे, हर फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे देश हर तरीके की चीजों के उत्पादन में समृद्ध हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके, सरप्लस हो सके आगे जा करके। और इसके लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन में लगभग बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, और हर चीज को के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक टर्म दिया गया कि ये इस प्रकार का रेवोल्यूशन होगा। तो हरित क्रांति जो थी, आप देख सकते हैं, वो बेसिकली खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित थी, मतलब जो खाने वाली क्रॉप्स थी उनसे रिलेटेड थी। इसके साथ साथ व्हाइट रेवोल्यूशन भी इसी में जुड़ा, क्योंकि कृषि के साथ पशुपालन भी आया। तो भाई पशुपालन में का मतलब यह है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना। फिर आ गया येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन का मतलब जो आपके तिलहन है, तेल वाली जो फसलें हैं ना, मस्टर्ड वगैरह, जो आपका ये सनफ्लावर वगैरह है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना। नीली क्रांति भी जुड़ी। नीली क्रांति का मतलब है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना। रेड क्रांति, लाल रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, तो ये मांस, टमाटर, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है ना। तो ये टोमेटो और मीट, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रेड रेवोल्यूशन रहा। फिर उसके साथ साथ आपका आया सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है आपके सेब के प्रोडक्शन से, ठीक है, एप्पल प्रोडक्शन।
ब्राउन रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। फिर एक और ब्राउन रेवोल्यूशन है, इसमें क्या है, जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब जिनको हम परंपरागत रूप से नहीं उपयोग करते हैं, जैसे ये गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से बने हुए उपलों का यूज लोग करते हैं। नॉर्मली पेट्रोल वगैरह जो हैं ये ट्रेडिशनल हो चुके हैं। कोयले का उपयोग हम ट्रेडिशनली करते हैं, लेकिन जैसे जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज हो गई, ये हमारी नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस, अभी ये हमारी परंपराओं में नहीं आए, हम इनका लगातार यूज नहीं करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को भी बढ़ाने पर जोर देती है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। फिर इसी में सिल्वर रेवोल्यूशन आया, अंडों का भाई बढ़ाओ प्रोडक्शन। फिर उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे आए हैं जिनको मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन सारी चीजों को मिला करके ग्रीन रेवोल्यूशन को एवरग्रीन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को और सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ सजेशंस हैं, इनको देख करके उसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए, कृषि वित्त की सुविधा। फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। उस सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब फसल बोने से काटने के बीच में 2-3 महीने का जो गैप होता है, वो एक तरीके से एग्रीकल्चर जब होती है तो उसमें किसान अनएम्प्लॉयड टाइप से ही होता है। फिर सिंचाई के साधनों का विकास और किया जाना चाहिए। बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिनकी जरूरत है, जैसे बिजली हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सारी चीजों को लेकर के थोड़ा चेंजेस लाने चाहिए, इंप्रूवमेंट्स लाने चाहिए। उसके साथ साथ हरित क्रांति का फैलाव जो है वो और फसलों तक भी होना चाहिए, मतलब और ज्यादा से ज्यादा ही फसलें इंक्लूड की जानी चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन में, मतलब एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ मूवमेंट है, वो बहुत ही अच्छा कदम इसमें है। फिर छोटे खेत और छोटे किसानों को भी किसी तरीके से ऐसे एसोसिएट करना, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह जैसा सिस्टम ला करके, जिससे उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और एक समन्वित फार्म नीति, इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे जितने थे सजेशंस थे, इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, और किसी वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसके कारण से, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से इंडिया में कैसे इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन एग्रीकल्चर आई हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।